नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो रीट 2022 राजनीतिक विज्ञान कक्षा 6 जो एनसीईआरटी बुक लगती है उसका सुपरफास्ट रिवीजन है। राजनीतिक विज्ञान कक्षा 6 से लेकर 10th तक जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है वो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं। विविधता की समझ कक्षा 6 का प्रथम पाठ है विविधता की समझ। लद्दाख किन के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है? तो लद्दाख किन के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है? मध्य एशिया से आने वाले व्यापारिक लोगों के लिए। तो मध्य एशिया से आने वाले व्यापारिक लोगों के लिए लद्दाख एक सबसे अच्छा रास्ता था। बौद्ध धर्म तिब्बत किस रास्ते पहुंचा? तो लद्दाख के रास्ते पहुंचा था। बौद्ध धर्म तिब्बत किस रास्ते से पहुंचा? तो लद्दाख के रास्ते पहुंचा। लद्दाख के लोगों का 400 वर्ष पहले किस धर्म से परिचय हुआ था? तो मुस्लिम धर्म से। लद्दाख किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो लद्दाख ठंडा रेगिस्तान है। तो लद्दाख ठंडा रेगिस्तान है। लद्दाख के लोग किस किस्म की बकरी पालते हैं? तो लद्दाख के लोग अंगोरा प्रजाति की बकरियां पालते हैं। कौन सी प्रजाति की? अंगोरा प्रजाति की। पश्मीना ऊन किस किस्म की बकरी से प्राप्त होती है? तो अंगोरा प्रजाति की बकरियों से पश्मीना ऊन प्राप्त होती है। और ये ऊन, इस ऊन के बारे में कई बार पूछा जाता है। पश्मीना ऊन कौन सी बकरी से प्राप्त होता है? तो अंगोरा प्रजाति की बकरियों से प्राप्त होती है। पश्मीना ऊन से क्या बनाया जाता है? तो पश्मीना शॉल बनाया जाता है। बहुत शानदार बनता है पश्मीना शॉल। लद्दाख के लोगों का मुख्य भोजन पदार्थ है दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, मांस, खीर। चीज नहीं है, खीर है। तो लद्दाख के लोगों का मुख्य भोजन पदार्थ है दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, खीर, मांस। लद्दाख के लोग कौन कौन से पशु पालते हैं? तो गाय, बकरी, याक। उस ठंडे इलाके में तिब्बती रेगिस्तान के अंदर याक पाले जाते हैं जिसके लंबे लंबे बाल होते हैं। मध्य एशिया से आने वाले व्यापारी अपने साथ क्या लेकर चलते थे? मसाले, कच्चा रेशम, दरी आदि। तो मध्य एशिया से आने वाले व्यापारी मसालों का, कच्चे रेशम का और दरियों का व्यापार करते थे। गानों और कविताओं का मौखिक संग्रह कहाँ है? तो लद्दाख में गानों और कविताओं का मौखिक संग्रह है। केसर सागा क्या है? केसर सागा तिब्बत का एक ग्रंथ साहित्य है। केसर सागा क्या है? तो तिब्बत का एक ग्रंथ है, साहित्यिक ग्रंथ है तिब्बत का केसर सागा। लद्दाख के मुसलमान और बौद्ध दोनों किस पर नाटक खेलते हैं? तो केसर सागा पर नाटक खेलते हैं। तो लद्दाख के मुसलमान और बौद्ध दोनों किस पर नाटक खेलते हैं? केसर सागा पर। केरल भारत की किस दिशा में स्थित है? तो दक्षिणी पश्चिम दिशा में स्थित है। काली मिर्च, लौंग, इलायची, हाथी व मसालों के लिए प्रसिद्ध है केरल। तो केरल काली मिर्च, लौंग, इलायची, हाथी और मसालों के लिए प्रसिद्ध है। सबसे पहले कौन से व्यापारी केरला पहुंचे थे? तो अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल में पहुंचे थे। ईसा मसीह के कौन से धर्मदूत केरल आए? तो संत थॉमस केरल आए थे। भारत में ईसाई धर्म को लाने का श्रेय किसे जाता है? तो संत थॉमस को जाता है। भारत में ईसाई धर्म को लाने का श्रेय किसे जाता है? तो संत थॉमस को। किस विदेश यात्री ने 700 साल पहले केरल की यात्रा कर यहां के मुसलमानों के जीवन का विवरण लिखा था? तो 700 साल पहले केरल की यात्रा करके यहां के मुसलमानों के जीवन का विवरण किसने लिखा था? तो ये इब्न बतूता ने लिखा था। वास्को डी गामा कहां पहुंचे? तो केरल के कालीकट, जिसे कोझिकोड भी कहते हैं, बंदरगाह पर पहुंचा था। केरल में कौन कौन से धर्म के लोग निवास करते हैं? यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू और बौद्ध। तो केरल में यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू और बौद्ध धर्म के लोग निवास करते हैं।
केरल के लोग मछली पकड़ने के लिए जिस जाल का इस्तेमाल करते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे चिन्नावल्ला कहा जाता है, चिन्नावल्ला। तो ये चिन्नावल्ला क्या है पूछ सकते हैं। तो ये मछली पकड़ने का जाल है। भोजन करने के लिए लोग बर्तन इस्तेमाल करते हैं, उसे क्या कहते हैं? भोजन करने के लिए लोग बर्तन इस्तेमाल कर केरल में, उसे क्या कहते हैं? तो उसे चिन्ना चट्टी कहते हैं, चिन्ना चट्टी। चिन्नावल्ला मछली पकड़ने का जाल है, चिन्ना चट्टी भोजन करने के बर्तन है। केरल की जमीन किसकी खेती के लिए उपयुक्त है? चावल की खेती के लिए। केरल का मुख्य भोजन क्या है? मछली, सब्जी और चावल है। केरल का मुख्य त्योहार कौन सा है? तो मुख्य त्योहार ओणम है। ओणम का मुख्य आकर्षण क्या है? नाव प्रतियोगिता होती है ओणम किसमें? आपने जो मकर संक्रांति पर टाबर पतंग उड़ा भी साहब, ओणम किसमें? यहाँ पर नाव प्रतियोगिता होती है। भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू ने। भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसकी है? तो ये जवाहरलाल नेहरू की है। भारत का राष्ट्रगान किसके द्वारा रचित किया गया? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। भारत का जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन, वो किसके द्वारा लिखा गया है? रविंद्रनाथ जी टैगोर के द्वारा। और एक बात और कर लेता हूं इसी के साथ है, भारत का जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, वो किसके द्वारा लिखा गया? तो वो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। और ये वही बंकिम चंद्र चटर्जी है जिसके सानिध्य में रविंद्रनाथ टैगोर ने शिक्षा ग्रहण की थी। संसार में मुख्यतः कितने धर्म हैं? तो संसार में मुख्यतः 8 धर्म हैं। ईसाई, इस्लाम, सनातन, बौद्ध, यहूदी, सिख, जैन और पारसी। तो ईसाई, इस्लाम, सनातन यानी हिंदू, बौद्ध, यहूदी, सिख, जैन, पारसी 8 मुख्य धर्म हैं। भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती है? तो भारत में 1600 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। जब हम लोगों को एक ही छवि में बांध लेते हैं या उसके बारे में कोई पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे कहते हैं, उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। दलित शब्द का अर्थ है जिसे दबाया गया और कुचला गया। दलित शब्द का क्या अर्थ है? जिसे दबाया गया, कुचला गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस जाति में हुआ था? महार जाति में हुआ था। कौन सी जाति में? महार जाति में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वकील बनने के लिए कहां गए थे? इंग्लैंड गए थे। और भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था 1891 में। भीमराव अंबेडकर ने किस धर्म को अपनाया? तो भीमराव अंबेडकर ने 1956 के लगभग अपने अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को अपना लिया था। भारत किस प्रकार का देश है? तो भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। संसार कितने स्तर पर, सरकार कितने स्तर पर कार्य करती है? तो सरकार 3 स्तर पर कार्य करती है, स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। तो सरकारें भारत में कितने स्तर पर कार्य करती हैं? 3 स्तर पर। अगर किसी को लगे कि उसकी जाति या धर्म के कारणों से नौकरी में नहीं लिया जा रहा है तो वह व्यक्ति क्या कर सकता है? न्यायालय की शरण में जा सकता है। अगर किसी को ऐसा लगे कि उसकी जाति या धर्म के कारण उसे नौकरी में नहीं लिया जा रहा है तो वो व्यक्ति न्यायालय की शरण में जा सकता है। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को क्या कहा जाता है? तो प्रतिनिधि लोकतंत्र कहा जाता है। तो आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को क्या कहा जाता है? तो प्रतिनिधि लोकतंत्र कहा जाता है। यंग इंडिया किसके द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र था? यंग इंडिया किसके द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र था? तो ये गांधी जी के द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र था। और एक यंग इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लाला लाजपत राय जी की, शेर पंजाब की पुस्तक है यंग इंडिया। और यंग इंडिया समाचार पत्र किसका था? गांधी जी का। सफरेज मूवमेंट का संबंध किससे है? सफरेज मूवमेंट का संबंध किससे है? तो इसका संबंध प्रथम विश्व युद्ध के समय महिलाओं द्वारा मतदान का अधिकार मांगने के लिए किया गया आंदोलन है। तो सफरेज मूवमेंट होता है आंदोलन, तो सफरेज आंदोलन का संबंध किससे है? तो प्रथम विश्व युद्ध के समय महिलाओं द्वारा मतदान का अधिकार मांगने के लिए किया गया आंदोलन सफरेज मूवमेंट है। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार कब मिला था? 1920 में मिल गया था।
इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला? तो ये 1928 में मिला। और भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला? तो भारत शासन अधिनियम 1919 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिल गया था। मतलब अमेरिका और इंग्लैंड से पहले भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिल गया था। अफ्रीका में रंग भेद के लिए लंबे समय तक किसने आंदोलन चलाया था? तो ये नेल्सन मंडेला थे। तो अफ्रीका में रंग भेद के लिए लंबे समय तक आंदोलन चलाया था नेल्सन मंडेला ने। दक्षिण अफ्रीका लोकतांत्रिक देश कब बना? तो 1994 में। कर्नाटक तमिलनाडु के बीच किस नदी के पानी को लेकर विवाद चल रहा है? तो ये कावेरी नदी के पानी को लेकर विवाद चल रहा है। कृष्णा राज सागर बांध कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक में कावेरी नदी पर बना हुआ बांध है, कृष्णा राज सागर बांध। मेटूर बांध कहाँ स्थित है? तो मेटूर बांध तमिलनाडु में स्थित है, मेटूर बांध। एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों की सभा को क्या कहते हैं? उसे ग्राम सभा कहते हैं। ये कितने सरल क्वेश्चन है, लेकिन यहां से पिछली रीट में प्रश्न आया था। एक ग्राम पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों की सभा को क्या कहते हैं? तो ग्राम सभा कहते हैं। ग्राम पंचायत किन में बंटी हुई होती है? तो ग्राम पंचायत है वो वार्ड में बंटी हुई होती है। प्रत्येक वार्ड का प्रतिनिधि क्या कहलाता है? तो प्रत्येक वार्ड का प्रतिनिधि पंच यानी वार्ड पंच कहलाता है। सभी पंच मिलकर किसे चुनते हैं? तो सरपंच को चुनते हैं सभी पंच मिलकर। पंचायत का मुखिया कौन होता है? तो पंचायत का मुखिया सरपंच होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन कितने समय के लिए करते हैं? तो ये 5 वर्ष के लिए करते हैं। ग्राम पंचायत में वह अधिकारी क्या कहलाता है जिसकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है? तो उसे सचिव कहते हैं, वीडियो कहते हैं उसे, वीडियो क्या कहते हैं? यानी ग्राम सेवक, ग्राम सेवक कहते हैं वीडियो, जो सरपंच का सचिव होता है। सचिव का क्या कार्य है? तो ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और इनका रिकॉर्ड रखना किसका काम होता है? तो ये सचिव का, ग्राम सेवक का काम होता है। ग्राम पंचायत के क्या कार्य हैं? ग्राम पंचायत के कार्यों को देखें तो सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवन, पानी के स्रोत और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रखरखाव करना, स्थानीय कर लगाना, उसे इकट्ठा करना, गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना, ये ग्राम पंचायत के कार्य होते हैं। ग्राम पंचायत की आमदनी का स्रोत है बाजारों से प्राप्त कर, विभिन्न योजनाओं द्वारा प्राप्त राशि और समुदाय के काम के लिए मिला दान, और जो भामाशाह द्वारा दान मिलता है उसके द्वारा जो राशि मिलती है वही आमदनी होती है। लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्थान कौन सा है? तो लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्थान ग्राम पंचायत का है। तो लोकतांत्रिक सरकार में पहले नंबर पे किसका स्थान है? तो ग्राम पंचायत का स्थान होता है। ग्राम पंचायत किसके प्रति जवाबदेही रखती है? तो ग्राम पंचायत है ये ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही रखती है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही क्यों रखती है? ग्राम सभा द्वारा ही ग्राम पंचायत चुनी जाती है, क्योंकि जो पंच और वार्ड पंच और सरपंच होते हैं उनको चुनने का काम कौन करती है? गांव के लोग हित करते हैं। इसीलिए ग्राम पंचायत किसके प्रति जवाबदेही होती है? ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही होती है। ग्राम पंचायत के ऊपर कौन सी संस्था होती है? तो पंचायत समिति होती है। पंचायत समिति के ऊपर कौन सी संस्था होती है? तो जिला पंचायत, जिसे अपन जिला परिषद कहते हैं, जो जिले में होती है। पटवारी का मुख्य कार्य है, पटवारी का मुख्य कार्य देखें तो जमीन को नापने, उसका रिकॉर्ड रखने का है। पटवारी को एक और किस नाम से जाना जाता है? तो पटवारी को लेखापाल, कर्मचारी, ग्राम अधिकारी, कानूनगो, इन नामों से भी जाना जाता है। पटवारी के पास लंबी लोहे की जंजीर होती है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे जरीब कहा जाता है। जिले का प्रमुख अधिकारी होता है तो जिला अधिकारी, जिले का प्रमुख अधिकारी होता है। तहसील का मुख्य अधिकारी होता है तहसीलदार, तहसील का मुख्य अधिकारी कौन होता है? तहसीलदार होता है। पटवारी के काम का निरीक्षण कौन करता है? तो पटवारी के काम का निरीक्षण तहसीलदार करता है। एक विद्यार्थी को जाति प्रमाण पत्र कौन जारी करता है? तो वो तहसीलदार ही करता है। तो बहुत सारा बनवाए थे, कई बार बनवा लिया हो गया। तो एक विद्यार्थी को जाति प्रमाण पत्र कौन जारी करता है? तो ये तहसीलदार करता है। किस कानून में पिता की भूमि पर पुत्र और पुत्रियों का समान अधिकार होता है? हिंदू अधिनियम धारा 2005 के अनुसार
पिता की भूमि पर पुत्र और पुत्रियों का समान अधिकार होता है। नगर का प्रशासन चलाने का कार्य किसका है? तो नगर पालिका का होता है। बड़े शहरों में नगर प्रशासन का कार्य कौन करता है? तो बड़े शहरों में नगर प्रशासन का कार्य नगर निगम करता है। नगर को किन भागों में विभाजित किया जाता है? तो नगर को वार्डों में विभाजित किया जाता है। नगर के वार्ड के प्रतिनिधि को क्या कहा जाता है? तो उसे पार्षद कहा जाता है। जहाँ गांव के अंदर आप वार्ड पंच कवा भी नगर के अंदर भी इनके कवे पार्षद कहे। पंचायत और नगरपालिका के चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष के बाद होते हैं। नगरपालिका में सरकार के द्वारा किस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है? तो आयुक्त या प्रशासनिक कर्मचारी की नियुक्ति की जाती है। नगर निगम और नगरपालिका की आय का स्रोत क्या है? तो नगर के लोगों से लिया जाने वाला कर, संपत्ति कर और सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान। सूरत में प्लेग कब फैला था? ये 1994 में फैला था। तो सूरत में प्लेग 1994 में फैला था। कलपट्टू किस राज्य का गांव है? तो ये तमिलनाडु का गांव है कलपट्टू। कलपट्टू किस राज्य का गांव है? तमिलनाडु का। नागालैंड में किस प्रकार की खेती की जाती है? तो सीढ़ी नुमा खेती की जाती है। नागालैंड का कौन सा समुदाय सीढ़ी नुमा खेती करता है? तो चखेसंग समुदाय नागालैंड में है जो सीढ़ी नुमा खेती करता है, यानी जो पहाड़ है उनको सीढ़ियां सी बना के खेती करता है। और इसी के साथ एनसीईआरटी कक्षा 6 में जो पॉलिटिकल से संबंधित जितने भी आंकड़े, जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट बन रहे थे, उनको आपके सामने हाजिर कर दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और अगर आपने एनसीईआरटी से संबंधित, ज्योग्राफी, सामाजिक से संबंधित, राजस्थान अध्ययन से संबंधित कक्षा 6 से 10th तक जो एनसीईआरटी के फैक्ट अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो वो अब भी पढ़ लें, क्योंकि रीट में एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं और बहुत शानदार फैक्ट है जो गाइडों में बहुत ही कम मिलते हैं। हर असंभव कार्य करने का एक ही तरीका है साहब, कड़ी मेहनत कीजिए। तो आज हम रीट 2022 से संबंधित राजनीति विज्ञान कक्षा 7 जो एनसीईआरटी बुक है उसका सुपरफास्ट रिवीजन करने वाले हैं। तो कक्षा 7 में जो भी राजनीति विज्ञान से महत्वपूर्ण तथ्य है उन तथ्यों को लेकर आया हूं। अगर वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक और शेयर करना। चलो स्टार्ट करते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार किस विचार पर आधारित है? तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार किस विचार पर आधारित है? तो यह समानता के विचार पर आधारित है। दलित लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखित आत्मकथा का क्या नाम है? तो यह जुठन नाम है। दलित ओम प्रकाश वाल्मीकि ये लेखक है जिसके द्वारा आत्मकथा लिखी गई, उसका नाम है जुठन। विद्यालय में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था कहां से शुरू हुई? तो तमिलनाडु से। तो मिड डे मील योजना की शुरुआत कहां से हुई थी? तमिलनाडु से हुई थी और ये 15 अगस्त 1995 को हुई थी। नागरिक अधिकार आंदोलन कहां हुआ? तो नागरिक अधिकार आंदोलन की शुरुआत अमेरिका में हुई। अमेरिका में नागरिक अधिनियम कब आया? तो 1964 में। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में समानता की बात की गई है? तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में समानता की बात की गई है? तो अनुच्छेद 15 में समानता की बात की गई है। किस अधिनियम के तहत दिव्यांगजनों के लिए भवन, स्कूल, अस्पताल आदि सार्वजनिक स्थलों पर ढलान बनाए जाएं ताकि वह आसानी से उस स्थान पर पहुंचे? तो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत जो स्कूलों में, सार्वजनिक स्थलों पर जो भवन के आगे स्लोप सी बनाई होती हैं वो किसके लिए बनाई जाती है? दिव्यांगजनों के लिए, वो आसानी से चढ़ सके। और इनका दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम ये 2016 के तहत।
स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। विश्व में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय भारत में ही है। भारत में लगभग कितने हजार डॉक्टर तैयार किए जाते हैं प्रति वर्ष? तो लगभग 30,000 पर ईयर डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। 1950 में भारत में कितने हॉस्पिटल थे? तो 1950 में 2717 हॉस्पिटल थे और अब तो पग पग पर हॉस्पिटल है। 1991 में भारत में अस्पतालों की संख्या कितनी थी? तो 1991 में भारत में अस्पतालों की संख्या 11,174 थी। 2017 में हॉस्पिटलों की संख्या कितनी है? 23,583। 2017 में कितने हैं? 23,583। भारत में कितने लोग प्रतिवर्ष टीबी से मर जाते हैं? तो भारत में 5 लाख लोग प्रतिवर्ष टीबी से मर जाते हैं। भारत विश्व में दवाई निर्मित करने में किस स्थान पर है? तो भारत विश्व में दवाई निर्मित करने में किस स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर है। भारत में कितने बच्चों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता? आधे बच्चों को। एनसीईआरटी के आंकड़े हैं ये, तो रीट में पूछे जा सकते हैं, बढ़िया तरीके से तैयार करना। भारत में कितने बच्चों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता? तो आधे बच्चों को। गांव स्तर पर स्वास्थ्य केंद्र में किसे नियुक्त किया जाता है? एक नर्स और एक स्वास्थ्य सेवक को। ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य केंद्र में किसे नियुक्त किया जाता है? एक नर्स और एक स्वास्थ्य सेवक को। 1996 में केरल सरकार ने राज्य के कुल वजन का कितना प्रतिशत पंचायतों को दिया? बजट है ये, वजन नहीं है। 1996 में केरल सरकार ने राज्य के कुल बजट का कितना प्रतिशत पंचायतों को दिया? तो 40% पंचायतों को दिया था। किस देश ने यह निर्णय लिया है कि वह सेना नहीं रखेंगे और सेना का धन शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत जरूरतों पर खर्च करेंगे? कोस्टा रिका, मध्य अमेरिका का देश है ये, कोस्टा रिका। और कोस्टा रिका ने यह निर्णय लिया है कि वह सेना नहीं रखेगा और सेना का धन शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत जरूरतों पर खर्च करेंगे। तो ये कोस्टा रिका देश है जो मध्य अमेरिका में पड़ता है। मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश कौन सा है? तो कोस्टा रिका ही है। और मध्य अमेरिका में देखें तो सबसे स्वस्थ देश कौन सा है? तो कोस्टा रिका है। ओपीडी का पूर्ण नाम क्या है? आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। ओपीडी का पूर्ण नाम क्या है? तो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। राज्य शासन कैसे काम करता है? यह अध्याय का नाम है, राज्य शासन कैसे काम करता है। विधानसभा के सदस्य को कहा जाता है, तो विधानसभा में जो सदस्य होते हैं उन्हें विधायक यानी एमएलए कहा जाता है। और जो लोकसभा का सदस्य होता है उसे क्या कहते हैं? कमेंट में लिखकर बताएं। एमएलए का पूर्ण नाम क्या है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलए का पूर्ण नाम होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलए का चुनाव किसके द्वारा होता है? तो एमएलए का चुनाव जनता के द्वारा होता है। विधायक किसका प्रतिनिधि होता है? तो विधायक जनता का प्रतिनिधि होता है, क्योंकि विधायक को जनता चुनकर भेजती है। हिमाचल प्रदेश कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बंटा हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बंटा हुआ है। एक निर्वाचन क्षेत्र से कितने विधायक चुने जाते हैं? तो एक निर्वाचन क्षेत्र से एक विधायक चुना जाता है। राजस्थान को कितने निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया है? तो राजस्थान को 200 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। आपने विधानसभा की सीटें कितनी है? 200 है। तो राजस्थान को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है? 200 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। बहुमत प्राप्त करने वाला राजनीतिक दल कहलाता है सत्ता पक्ष। जो जीत जाता है उसे सत्ता पक्ष कहते हैं। बहुमत नहीं प्राप्त करने वाला राजनीतिक दल कहलाता है विरोधी पक्ष, विपक्ष या विरोधी पक्ष। राज्य का प्रमुख कहलाता है, तो राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।
राज्य का प्रमुख कहलाता है राज्यपाल, और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तभी तो कहते हैं कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है। राज्यपाल का मुख्य कार्य क्या है? निगरानी रखना कि राज्य में संविधान के अनुसार शासन चला रहा है। तो राज्यपाल का मुख्य कार्य होता है कि जो राज्य के अंदर सरकार होती है उस पर नजर रखते हैं कि राज्य में जो शासन चल रहा है वो संविधान के अनुसार चल रहा है या नहीं चल रहा है। इसकी निगरानी कौन रखता है? राज्यपाल। जब सत्ताधारी दल किसी एक पार्टी का न होकर कई पार्टियों से मिलकर बनते हैं तो उसे कहते हैं गठबंधन सरकार। जब कई पार्टियां मिलकर एक सरकार बनाती हैं तो उस सरकार को क्या कहेंगे? गठबंधन की सरकार। सत्ताधारी दल के नेता क्या बनते हैं? सत्ताधारी दल का नेता क्या बनता है भाई? मुख्यमंत्री बनता है। जिसके पास सत्ता होती है वही मुख्यमंत्री बनता है। मंत्रियों को कौन चुनता है? तो मंत्रियों को कौन चुनता है? तो मंत्रियों को मुख्यमंत्री चुनता है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। पीछे एक क्वेश्चन आयो बार बार आगे भी आस्क है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, निर्वाचन होता है या मनोनीत होता है? तो प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री की, मंत्रियों की, सबकी क्या होती है? नियुक्ति होती है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों की राज्यों के अंदर राज्यपाल नियुक्त करता है और केंद्र के अंदर प्रधानमंत्री और जो केंद्र के मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो कार्यपालिका का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना, ये लेसन का नाम है, लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। समोआ द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर के दक्षिण में है। समोआ द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित है। किसी संस्था में महिलाओं की संख्या अगर 30 से अधिक है तो उस संस्था को कानूनी रूप से किसका निर्माण करना होगा? बालवाड़ी का। अगर किसी संस्था में महिलाओं की संख्या 30 से अधिक है तो उस संस्था को कानूनी रूप से बालवाड़ी का निर्माण करना पड़ता है भाई, क्योंकि जो महिलाएं आते हैं उनके जो बाल बच्चे हैं उनको खिलाने के लिए क्या होनी चाहिए? बालवाड़ी तो होनी चाहिए। औरतों की बदलती दुनिया। भारत में कितने प्रतिशत महिलाएं खेती के काम में लगी हुई हैं? तो भारत में 83.6% महिलाएं जी की खेती में काम करें। तो भारत में कितना प्रतिशत महिलाएं खेती में काम करती है? तो 83.6%। रेलवे की पहली इंजन चालक महिला कौन बनी? तो झारखंड की लक्ष्मी लाकरा रेलवे की पहली इंजन चालक महिला कौन बनी? तो झारखंड की पहली लड़की है जो लक्ष्मी लाकरा है, ये रेलवे की पहले इंजन चालक महिला बनी है भारत में भी। किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा कौन सी है? तो ये है आमार जीबोन, रास सुंदरी देवी की है ये आमार जीबोन। किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा कौन सी है? अमार जीबोन है ये, रास सुंदरी के द्वारा, अमार जीबोन बांग्ला भाषा में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना प्रारंभ की गई थी 2014 में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना प्रारंभ की गई 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। कहां से? हरियाणा से। घर में महिलाओं के साथ होने वाले शारीरिक व मानसिक हिंसा को रोकने के लिए कानूनी सुरक्षा कब प्राप्त हुई? तो ये 2006 में प्राप्त हुई। शैक्षणिक संस्थाओं में महिलाओं के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना से सुरक्षा प्रदान की गई है 1997 से। तो शैक्षिक संस्थानों में महिलाओं के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना से सुरक्षा प्रदान की गई 1997 में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। जनसंचार माध्यमों की पहुंच लाखों लोगों तक होती है, उसे कहा जाता है मास मीडिया। जनसंचार का दूसरा नाम क्या है? मास मीडिया है। इलेक्ट्रॉनिक
इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर कब आया? तो 1940 में आया था। इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर कब आया था? 1940 में। वह फैक्ट्री जहाँ रुई के गोलों से बीज अलग किए जाते हैं उसे जिनिंग मिल कहते हैं। तो रुई से बिंदोले यानी उनके बीज अलग करने की जो फैक्ट्री होती है उसे जिनिंग मिल कहते हैं। समानता के लिए संघर्ष। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत है 48.5%। और 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में मुस्लिम प्रतिशत कितना है? तो 14.2% है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार कुल जनसंख्या में दलितों का प्रतिशत है 16.6%। और 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में आदिवासियों का प्रतिशत है 8.6%। तवा मत्स्य संघ का संबंध है तो ये मध्य प्रदेश से। तवा मत्स्य संघ का संबंध है तो ये मध्य प्रदेश से संबंध है इसका। तो 2011 में महिलाओं का प्रतिशत 48.5 है, मुस्लिम जनसंख्या 14.2% है, दलितों का 16.6% है दलित जनसंख्या, और आदिवासियों का प्रतिशत है 8.6%। तवा मत्स्य संघ क्यों प्रसिद्ध है? यह मछुआरों की एक सहकारी समिति का एक संघ है। तो तवा मत्स्य संघ ये मछुआरों का एक सहकारी समिति संघ है जो सतपुड़ा के जंगलों से विस्थापित लोगों के अधिकारों के लिए लड़ा। तो सतपुड़ा के जंगल मध्य प्रदेश में ही है। तवा मत्स्य संघ की क्या मांग थी? तवा मत्स्य संघ की मांग थी कि तवा बांध से मछलियां पकड़ने की अनुमति मिले। मध्य प्रदेश सरकार ने मछली पकड़ने का अधिकार तवा मत्स्य संघ को कब दिया? तो ये 1996 में दिया। तवा मत्स्य संघ को मछली पकड़ने का अधिकार दे दिया गया 1996 में। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। और इसी के साथ कक्षा 7 की एनसीईआरटी में जितने भी पॉलिटिकल से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो कवर होते हैं भाई। और अगर आपने एनसीईआरटी से संबंधित ज्योग्राफी से और सामाजिक विज्ञान यानी सामाजिक विज्ञान से, पर्यावरण से संबंधित, राजस्थान अध्ययन से संबंधित कक्षा 6 से 10th तक अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं कि ऐसी सीरीज चल रही है सुपरफास्ट। ओके। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है साहब। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो रीट 2022 से संबंधित राजनीतिक विज्ञान कक्षा 8 का है, जो कक्षा 8 में एनसीईआरटी बुक है। उनमें से जो पॉलिटिकल साइंस के जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स बनते हैं उनको उठाया गया है। ये सुपरफास्ट रिवीजन सीरीज के अंतर्गत वीडियो है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इससे पहले कि अगर आपने ज्योग्राफी से संबंधित, सामाजिक विज्ञान से संबंधित, राजस्थान अध्ययन से संबंधित वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार कब अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया? तो 1934 ईस्वी में। संविधान सभा का गठन कब किया गया? 1946 में। भारतीय संविधान का प्रारूप कितने समय में तैयार हुआ? दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच तैयार हुआ। तो दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के मध्य भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार हुआ। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? तो नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना 1990 में हुई। नेपाल में लोकतंत्र कब तक चला? 90 में स्थापना हुई, 2002 तक ये चला। नेपाल में राजतंत्र दोबारा कब प्रारंभ हुआ? फरवरी 2005 में। लोकतंत्र के बाद वापस राजतंत्र शुरू हो गया। नेपाल से राजतंत्र समाप्त होकर पुनः लोकतंत्र कब प्रारंभ हुआ? 2008 में फिर वापस लोकतंत्र बन गया। यानी 1990 में नेपाल में क्या हुआ?
राजतंत्र से लोकतंत्र बन गया, जो 2002 तक चला। कितने तक चला? 2002 तक। फिर वापस 2005 में राजतंत्र आ गया और जो 2008 तक चला। और अब वर्तमान में क्या चल रहा है? वर्तमान में नेपाल में लोकतांत्रिक सरकार चल रही है जो 2008 से संचालित है। नेपाल ने अपने देश के लिए नया संविधान कब बनाया? तो नेपाल ने अपने देश के लिए 2015 में नया संविधान बनाया। समानता का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो ये मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 15 में दिया गया है। बहुमत का कौन सा खतरा लोकतंत्र में बना रहता है? निरंकुशता का खतरा बना रहता है। एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरों को दबाएं तो इसे कहते हैं अंतः सामुदायिक वर्चस्व। तो इसे क्या कहा जाता है? अंतः सामुदायिक वर्चस्व कहा जाता है। मतलब एक समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरों को दबाएं तो उसे अंतः सामुदायिक वर्चस्व कहते हैं। संविधान हमें कैसे फैसले लेने से रोकता है? तो संविधान हमें जो सिद्धांतों को ठेस पहुंचाए, जिसमें देश की आस्था और अखंडता को नुकसान पहुंचे, ऐसे फैसले लेने से संविधान रोकता है। जब संविधान लिखा जा रहा था तो भारत किस समस्या से गुजर रहा था? तो संविधान लिखा जा रहा था उसमें भारत किस समस्या से गुजर रहा था? भारत पाकिस्तान बंटवारे की समस्या से गुजर रहा था। भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। किसने कहा कि भले ही कानून बन गया हो, अभी भी अनुसूचित जातियां बेफिक्र नहीं हो सकती, क्योंकि इन कानूनों का संचालन सवर्ण हिंदू अधिकारी के हाथ में ही है। तो ये कथन किसका है? ये भीमराव अंबेडकर जी का है। संघवाद शब्द का क्या अर्थ है? संघवाद शब्द का क्या अर्थ है? देश में एक से ज्यादा स्तर पर सरकार का होना। संघवाद शब्द का अर्थ है देश में एक से ज्यादा स्तर पर सरकार का होना। भारत में कितने स्तर पर सरकार है? तो भारत में 3 स्तर पर सरकार है, एक तो ग्राम स्तर पर, एक राज्य स्तर पर और एक राष्ट्रीय स्तर पर। किसने कहा कि आम आदमी और लोकतांत्रिक शासन के सफलता में गहरी आस्था का और इस विश्वास पर आधारित है? किसने कहा कि आम आदमी और लोकतांत्रिक शासन की सफलता में गहरी आस्था और इस विश्वास पर आधारित है कि वयस्क मताधिकार के जरिए लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना ज्ञानोदय लाएगी, स्थापना की जाएगी। तो ये कहा था भाई A.K. अय्यर ने, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के लिए कहा था। किसने कहा था? A.K. अय्यर ने कहा था। यहां पर मिस प्रिंट है थोड़ी। सार्वभौमिक मताधिकार क्या है, का अर्थ क्या है? तो सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ क्या है? अपने प्रतिनिधियों चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका। तो सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ है अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका। जनता द्वारा चुने प्रतिनिधि किसके प्रति जवाबदेही होते हैं? तो ये जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। जनता है वो जवाब मांग सकती है। सरकार ने शक्तियों का बंटवारा किन 3 भागों में कर रखा है? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में। जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि किससे जुड़े होते हैं? तो ये विधायिका से जुड़े होते हैं। जो जनता चुनकर जिन प्रतिनिधियों को भेजती है वो किससे जुड़े होते हैं? वो विधायिका से जुड़े होते हैं। कार्यपालिका का कार्य है कानून को लागू करने और शासन चलाने का कार्य। और कार्यपालिका का क्या कार्य होता है? कानून को लागू करना और शासन चलाने का कार्य करना। सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या प्रावधान किया गया? शक्तियों के बंटवारे इस प्रकार किए गए कि प्रत्येक अंग एक दूसरे पर अंकुश रख सकते हैं और तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। राज्य का क्या अर्थ है? राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। भारतीय संविधान की अंतरात्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की अंतरात्मा मौलिक अधिकारों को कहा जाता है। मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है।
अम्बेडकर ने मौलिक अधिकारों के बारे में क्या कहा था? इनका दोहरा उद्देश्य है। पहला, हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके, और दूसरा, ये अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान ने हमें कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए हैं? तो हमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार है। अनुच्छेद 32 ये दिए। स्वतंत्रता का अधिकार हमें कौन से अधिकार देता है? तो स्वतंत्रता के अधिकार में देखें तो हमें कौन कौन से अधिकार मिले हैं? अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता यानी बोलने की स्वतंत्रता, सभा या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में जाने आने और जाने की स्वतंत्रता है, रहने की स्वतंत्रता है, कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार में कितने आयु से कम बच्चों को मजदूर रखना अपराध माना गया है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को मजदूरी पर रखना अपराध माना गया है। कौन सा अधिकार हमें अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने शैक्षणिक संस्था खोलने का अधिकार देता है? तो सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार हमें अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए शैक्षणिक संस्था खोलने का अधिकार देता है। अगर किसी नागरिक को लगे कि राज्य द्वारा उसके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तो वह क्या कर सकता है? तो वह न्यायालय की शरण में जा सकता है। वह राज्य जिसका अधिकृत रूप से कोई राजकीय धर्म नहीं होता कहलाता है धर्मनिरपेक्ष। तो धर्मनिरपेक्ष की परिभाषा क्या है? कि वह राज्य जिसका अधिकृत रूप से कोई राजकीय धर्म नहीं होता वह क्या कहलाता है? धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाता है। संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर कब किए? तो 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर किए। संविधान में मूल अधिकारों के अलावा साधारण मानव के लिए और कौन से नियमों का उल्लेख किया गया है? तो मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है जो संविधान के अनुच्छेद 51 क में दिए गए हैं। धर्मनिरपेक्षता की समझ, ये लेसन का नाम है, धर्मनिरपेक्षता की समझ। हिटलर ने जर्मनी में किस पर अत्याचार किए थे? तो हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों पर अत्याचार किए थे। किस पर? यहूदियों पर। आपने एनी फ्रैंक की डायरी से संबंधित पाठ पढ़ा होगा। जो एनी फ्रैंक यहूदी थी, जो उसकी जीवनी हिटलर के समय में लिखी गई थी, उसमें यहूदियों के शोषण की बात की गई है। हिटलर ने जर्मनी में किस पर अत्याचार किए थे? यहूदियों पर। हिटलर ने यहूदियों पर किस आधार पर अत्याचार किए थे? तो ये धर्म के आधार पर अत्याचार किया था। कहां पर गैर मुसलमानों को मंदिर या गिरजाघर बनाने की छूट नहीं है? सऊदी अरब में गैर मुसलमानों को मंदिर या गिरजाघर बनाने की छूट नहीं है, तो ये सऊदी अरब में नहीं है। अमेरिका के सरकारी स्कूलों के बच्चे सबसे पहले किसकी शपथ लेते हैं? वफादारी की शपथ लेते हैं। तो अमेरिका में जो सरकारी स्कूलों के बच्चे होते हैं वो सबसे पहले किसकी शपथ लेते हैं? तो वो वफादारी की शपथ लेते हैं। वफादारी की शपथ लेते समय शपथ में किस वाक्य का विरोध किया गया है? ईश्वर की छत्र छाया, इस वाक्य का विरोध किया गया है। किस देश ने यह कानून बनाया कि कोई भी विद्यार्थी इस्लामी बुर्का, यहूदी टोपी या बड़े बड़े ईसाई क्रॉस जैसे धार्मिक अथवा राजनीतिक चिन्ह या प्रतीकों को धारण करके स्कूल में नहीं आएंगे? तो ये फ्रांस में बनाया था 2004 में, और ये बुर्के वाला सिस्टम और ये अभी पीछे चल ही रहा था। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना भाई, एनसीईआरटी का आंकड़ा है, क्या पता उठा ले। तो किस देश ने यह कानून बनाया कि कोई भी विद्यार्थी इस्लामी बुर्का, यहूदी टोपी या बड़े बड़े ईसाई क्रॉस जैसे धार्मिक अथवा राजनीतिक चिन्ह या प्रतीकों को धारण करके स्कूल में नहीं आएंगे? तो ये बनाया था कानून फ्रांस ने 2004 में। हमें संसद क्यों चाहिए? लेसन का नाम है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए तथा बजट पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए? तो ये मांग की थी 1885 में। निर्वाचित प्रतिनिधियों की व्यवस्था को मंजूरी किस अधिनियम में दी गई? तो 1909 के अधिनियम में
1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में तो निर्वाचित प्रतिनिधियों की व्यवस्था को मंजूरी किस अधिनियम में दी गई? तो 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 2009 में क्या अधिकार नहीं दिया गया? तो वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का पहली बार किस आम चुनाव में प्रयोग किया गया? तो ये 2004 में प्रयोग किया गया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल से कितने पेड़ों की रक्षा हुई? 1,50,000 पेड़ों की रक्षा हुई। देश का सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था कौन सी है? तो वो संसद है। देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था की बात करें तो वो संसद है। संसद के कितने सदन हैं? तो संसद के 2 सदन हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 545। लोकसभा में कितने समय के बाद चुनाव करवाया जाता है? तो प्रत्येक 5 वर्ष के बाद चुनाव करवाया जाता है। 17वीं लोकसभा 2019 में भारतीय जनता पार्टी के कितने निर्वाचित सांसद है? तो 303 सांसद है 17वीं लोकसभा 2019 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस के कितने सांसद है? 52। शिवसेना के सांसद है 18। कुल कितने सांसद है? 543। संसद सदस्य सांसद क्या कहलाते हैं? तो ये एमपी कहलाते हैं। जो संसद के सदस्य होते हैं उन्हें एमपी कहते हैं। और जो विधानसभाओं के सदस्य होते हैं उसे क्या कहते हैं? एमएलए। एमएलए कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और इन्हें जो संसद के सदस्य होते हैं उन्हें एक तो सांसद कहा जाता है और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है, एमपी। संसद के कितने भाग है? संसद के 3 भाग होते हैं, एक तो राष्ट्रपति, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। राष्ट्रपति, राज्यसभा और एक लोकसभा। एक शब्द याद रखियो, सरल। यानी सरल में राष्ट्रपति, सरल में संसद आ गया। संसद है 79 में संसद है, अनुच्छेद 79 में। 80 में राज्यसभा है और 81 में लोकसभा का वर्णन दिया गया है। लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने के लिए कितने सांसद होने चाहिए? 272। लोकसभा में मनोनीत सदस्य कितने होते थे? 2 होते थे, अब हटा दिए गए, अब मनोनीत नहीं होंगे भाई। संसद में बहुमत प्राप्त करने वाले दल का अंग नहीं होने वाले राजनीतिक दल क्या कहलाते हैं? विपक्षी दल कहलाते हैं। लोकसभा का एक महत्वपूर्ण कार्य क्या है? कार्यपालिका का चुनाव करना। सत्ताधारी दल का मुख्य, जो सत्ताधारी दल होता है उसका मुखिया क्या कहलाता है? तो केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री कहलाता है। जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो किस प्रकार की सरकार बनती है? तो गठबंधन की सरकार बनती है। राज्यसभा मुख्य रूप से किसके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है? तो ये राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है। कौन? राज्यसभा। किसी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए क्या आवश्यकता है? राज्यसभा की मंजूरी आवश्यकता है। संसद में लोकसभा द्वारा पारित कानून की समीक्षा कौन करता है? तो राज्यसभा करेगी। संसद में लोकसभा द्वारा पारित कानून की समीक्षा कौन करेगा? राज्यसभा। और यदि कोई विधेयक पहले राज्यसभा में आ जाता है और राज्यसभा पारित कर देती है तो उसकी समीक्षा कौन करती है? लोकसभा। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य होते हैं 233 और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या होती है राज्यसभा में 12, जो खेल, कला, शिक्षा से संबंधित होते हैं। 17वीं लोकसभा 2019 में मतदान प्रतिशत कितना रहा? तो 67.11% रहा। 60 वर्ष पहले संसद में कितने प्रतिशत महिलाएं थी? 60 वर्ष पहले संसद में 4% महिलाएं थी। वर्तमान में संसद में कितने प्रतिशत महिलाएं हैं? तो वर्तमान में 11% महिलाएं हैं। कानूनों की समझ, आगे लेसन है ये, कानूनों की समझ। ब्रिटिश सरकार ने किस कानून के तहत बिना मुकदमा चलाए लोगों को कारावास में यानी जेल में डाल सकते थे कानून लेके आए थे? तो ये रोलेट एक्ट कानून था। रोलेट एक्ट कानून जो सिडनी रोलेट न्यायाधीश ने
बनाया था रोलेट एक्ट कानून, जिसमें बिना मुकदमा चलाए लोगों को जेल में कारावास में डाल सकते थे, जिसका बहुत विरोध हुआ था। रोलेट एक्ट कानून कब लागू किया गया? तो ये 10 मार्च 1919 को लागू किया गया। तो रोलेट एक्ट कानून कब लागू किया गया? 10 मार्च 1919 को। रोलेट एक्ट का विरोध करने पंजाब के क्रांतिकारी डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन को कब गिरफ्तार किया गया? 10 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन को गिरफ्तार किया गया था। ये सतपाल और सैफुद्दीन ये रोलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। उसके बाद में 13 अप्रैल को 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को। यानी सत्यपाल और सैफुद्दीन को जब अंग्रेज पकड़ ले गए तो उनको वापस लाने के लिए सभा कर रहे थे, और उस सभा पे जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल डायर ने दिया था। किसने दिया था? जनरल डायर ने। और इस जनरल डायर को इसके पीछे इंग्लैंड जाकर कौन मार के आया था? वो था उधम सिंह। राजद्रोह एक्ट अंग्रेजों ने कब पारित किया? तो 1870 में राजद्रोह एक्ट पारित किया था। तो किस कानून के तहत यदि कोई व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का विरोध या आलोचना करता है तो उस पर भी मुकदमा चलाया जा सकता है और उसे गिरफ्तार करके जेल में डाला जा सकता है? तो ये कौन सा कानून था? राजद्रोह का कानून था, जो 1870 में आया था। जब परिवार का कोई पुरुष सदस्य किसी महिला के साथ मारपीट करता है तो उसे चोट पहुंचाता है, मारपीट या चोट की धमकी देता है, तो उसे कहा जाता है घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा कानून कब बना? तो ये 2005 में बना था। घरेलू हिंसा कानून कब बना? 2005 में। घरेलू हिंसा शब्द में घरेलू का क्या अर्थ है? ऐसी महिलाएं भी घरेलू दायरे का हिस्सा मानी जाएगी जो हिंसा करने वाले पुरुष के साथ एक ही मकान में रहती है या रह चुकी है। घरेलू हिंसा कानून पर स्थायी समिति ने अपनी सिफारिश राज्यसभा को कब दी? तो ये दिसंबर 2002 में दी थी। संसद ने घरेलू हिंसा कानून पर कब सहमति दी? तो 2005 में। और घरेलू हिंसा कानून कब से लागू हुआ? 2006 में। तो घरेलू हिंसा कानून बना 2005 में, लागू 2006 में हुआ। अगर कोई कानून विवादास्पद हो या जनहित में ना हो तो हम क्या कर सकते हैं? हम शांतिपूर्ण आंदोलन और न्याय की शरण में जा सकते हैं। न्यायपालिका, अध्याय का नाम है न्यायपालिका। भारत में किस प्रकार की न्याय व्यवस्था है? स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली है। तो भारत की जो न्याय प्रणाली है वो स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली है। दो राज्य सरकारों और केंद्र व राज्य सरकारों के बीच होने वाले विवादों का हल कौन करता है? तो ये न्यायपालिका ही करती हैं। अगर दो राज्य सरकार है, दो राज्य सरकार और केंद्र है, केंद्र और राज्यों के बीच है, राज्यों के बीच है, ऐसे विवाद होते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट यानी भारत का उच्चतम न्यायालय करता है। संविधान की व्याख्या का अधिकार किसके पास है? तो ये न्यायपालिका के पास है। संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो उसे रद्द करना क्या कहलाता है? तो उसे रद्द करना न्यायिक समीक्षा कहलाता है। अगर देश के किसी नागरिक को लगे कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह क्या कर सकता है? तो वह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार दिया गया है? यानी जीवन जीने का मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 में। किस केस में यह फैसला आया कि सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य की रूपरेखा तैयार करें? किस केस में यह फैसला आया कि सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य की रूपरेखा तैयार करें और आपात स्थिति में रोगियों के इलाज पर विशेष ध्यान दें? तो पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1996। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो 26 जनवरी 1950 को भारत में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। आजादी से पहले सर्वोच्च न्यायालय क्या कहलाता था? तो ये फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया कहलाता था, जो 1937 में बना था और 49 तक इसने कार्य किया। तो आजादी से पहले सर्वोच्च न्यायालय क्या कहलाता था? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया।
न्यायालय को स्वतंत्र इमारत में कब स्थानांतरित किया गया? तो 1958 में। स्वतंत्र इमारत से पहले न्यायालय कहां पर संचालित किया जाता था? संसद भवन के भीतर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में। कौन न्यायपालिका के कार्य में दखल नहीं कर सकता? तो विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्य में दखल नहीं दे सकते। न्यायपालिका पूर्णतः स्वतंत्र रखी गई है। भारत में न्याय व्यवस्था कितने स्तर पर विभाजित है? तो भारत में न्याय व्यवस्था 3 स्तर पर विभाजित है। जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। जिले पे होता है जिला न्यायालय और राज्य स्तर पे होता है उच्च न्यायालय और केंद्र में क्या है? एक सर्वोच्च न्यायालय पूरे भारत का। आजादी से पहले उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले कहां की गई थी? तो ये 3 प्रेसिडेंसियों में की गई, कोलकाता, मुंबई, मद्रास में, और ये 1862 में हुई थी। आजादी से पहले उच्च न्यायालयों की स्थापना कोलकाता, मुंबई और मद्रास में 1862 में अंग्रेजों के द्वारा की गई। दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन हुआ था 1966 में। आज देश भर में कितने उच्च न्यायालय? 25। भारत के कौन से राज्य है जहां 2 राज्यों का एक उच्च न्यायालय? पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ यूटी क्षेत्र, इनका क्या है? एक ही उच्च न्यायालय। कौन सा उच्च न्यायालय? उच्च न्यायालय चंडीगढ़। पंजाब, हरियाणा, इनका उच्च न्यायालय कौन सा है? चंडीगढ़। असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय कौन सा है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय। भारत में किस तरह की न्याय व्यवस्था है? तो भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था है। तो भारत में किस तरह की न्याय व्यवस्था है? एकीकृत न्याय व्यवस्था है। एकीकृत न्याय व्यवस्था का क्या अर्थ है? ऊपर की अदालतों के फैसले नीचे की सभी अदालतों पर लागू होते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया है तो नीचे की जितने भी अदालतें हैं वो फैसला सभी कोर्टों पे लागू होता है। ये एकीकृत न्याय व्यवस्था होती है। अधीनस्थ न्यायालय को किस किस नाम से जाना जाता है? तो ट्रायल कोर्ट, जिला न्यायालय, अतिरिक्त स्तर न्यायाधीश, प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सिविल जज न्यायालय। ये अधीनस्थ न्यायालयों के नाम हैं। जमीन की बिक्री, चीजों की खरीदारी, तलाक आदि के विवाद किस तरीके के कानून में आते हैं? ये दीवानी कानून होते हैं, दीवानी मामले होते हैं। दीवानी कानून के तहत याचिकाकर्ता अपनी याचिका कहां दायर करता है? तो ये न्यायालय में दायर करता है। दहेज, चोरी, हत्या आदि विवाद किस प्रकार के कानून में आते हैं? तो ये फौजदारी कानून के अंतर्गत आते हैं। फौजदारी कानून में सर्वप्रथम कहां याचिका दायर की जाती है? तो थाने में FIR के द्वारा याचिका दायर की जाती है सबसे पहले फौजदारी कानून में। सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका PIL की व्यवस्था कब विकसित की? तो 1980 में। जनहित याचिका कहां दायर की जा सकती है? उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, इन दोनों में जनहित याचिका दायर की जा सकती है। स्कूल में मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील योजना किस अधिकार के तहत दिया जाता है? जो सरकार स्कूल में मध्याह्न भोजन तथा मिड डे मील किस अधिकार के तहत दिया जाता है? तो यह अनुच्छेद 21 जीवन जीने के अधिकार के तहत दिया जाता है। किस केस में न्यायालय में आजीविका के अधिकार को जीवन का अधिकार बताया? तो किस केस में न्यायालय ने आजीविका के अधिकार को जीवन का अधिकार बताया था? ओल्गा टेलिस बनाम बंबई नगर निगम। ओल्गा टेलिस बनाम बंबई नगर निगम। हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली, लेसन का नाम है हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने बचाव के लिए वकील की सलाह ले सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य के पास है? तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य के पास है? तो अनुच्छेद 39A के तहत। अनुच्छेद 39A के तहत। संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत फौजदारी कानून में प्रत्येक व्यक्ति को गिरफ्तारी के समय कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं?
गिरफ्तारी किसमें, उसे यह जानने का अधिकार है कि गिरफ्तारी किस कारण से की जा रही है। गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है। गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार है। पुलिस हिरासत में दिए गए इकबाल या बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। 15 साल से कम उम्र के बालक और किसी भी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता। यानी 15 साल से कम उम्र के बालक और किसी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए कहाँ नहीं बुला सकते, थाने में। हाशियाकरण से निपटना। किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता या छुआछूत उन्मूलन का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 17 के तहत। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के किसी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा? तो अनुच्छेद 15 के तहत। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये 1989 में पारित हुआ। कानून और सामाजिक। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में 5 से 14 साल की उम्र के कितने बच्चे विभिन्न व्यवसाय में नौकरी करते हैं? 40 लाख बच्चे। 2016 में संसद में बाल श्रम अधिनियम 1986 में क्या परिवर्तन किया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सभी व्यवसायों में तथा किशोरों जो 14 से 18 वर्ष के जोखिमकारी व्यवसायों और प्रक्रियाओं में नियोजन करने पर प्रतिबंधित है। यानी 2016 में संसद में बाल श्रम अधिनियम आया। पहले चल रहा था बाल श्रम अधिनियम 1986, उसके स्थान पर अब नया आया है 2016। उसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी तरह के व्यवसायिक कार्य में नहीं लगा सकते और 14 से 18 वर्ष के बच्चों को जोखिमकारी व्यवसाय कार्यों में या प्रतिक्रियाओं में नहीं लगा सकते। 2017 में बाल श्रम को रोकने के लिए कौन सा ऑनलाइन पोर्टल प्रारंभ किया गया? तो ये पोर्टल की साइट है प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर। प्लेटफॉर्म ऑफ इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर, ये साइट भी ध्यान में रखनी है। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? ये 2 दिसंबर 1984 को हुई थी। कई बार पूछी भी जा चुकी है। 2 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड का। मिथाइल आइसोसाइनाइड का। और इसी के साथ कक्षा 8 की पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान से संबंधित जो महत्वपूर्ण आंकड़े थे वो पूर्ण होते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और अगर आपने राजस्थान अध्ययन एनसीईआरटी से संबंधित अन्य वीडियोस नहीं देखे हैं तो देखें, क्योंकि एनसीईआरटी स्पेशल रीड के सिलेबस में लिख रखा है। अब भी न भूल करें आप, क्योंकि अभी भी आपके पास टाइम है तो आप देख सकते हैं। जहां पर भी अच्छे आंकड़े मिल रहे हैं, अच्छा तथ्य मिल रहा है, जरूरी नहीं है यही वीडियो देखें। मेरे वाले वीडियो के लिए नहीं कह रहा हूँ। आपका मन करे तो देखना, लेकिन बढ़िया मैटर मिले तो जरूर पढ़ना एनसीईआरटी। ओके। किसी ने क्या खूब कहा है, सफल होने के लिए सबसे अच्छा नहीं बल्कि अपने आप से सच्चा होना बहुत जरूरी है। यानी ईमानदारी के साथ पढ़ना बहुत जरूरी है। तो नमस्कार दोस्तों, अब हम रीट 2022 से संबंधित राजनीतिक विज्ञान कक्षा 9 एनसीईआरटी की बुक्स में से सुपरफास्ट रिवीजन कक्षा के तहत जो भी एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण फैक्ट है उनको देखने वाले हैं। ये एक छोटी सी क्लास है कक्षा 9 की, तो वीडियो को अंत तक पूरा देखना। अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। चलो स्टार्ट करते हैं। सामाजिक विज्ञान, लोकतांत्रिक राजनीति फर्स्ट यानी कक्षा 9 के अंदर। अगर इससे पहले की एनसीईआरटी आपने अगर नहीं देखे हैं, राजस्थान अध्ययन से संबंधित वीडियोस नहीं देखे हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों? आधार तैयार करने के लिए
एनसीईआरटी दी बेस्ट बुक्स है, तो इनको आपको पढ़ना चाहिए। लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, चलो देखते हैं। डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? तो डेमोक्रेसी शब्द यूनानी भाषा के डेमोक्रेशिया से बना है। तो डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? तो यूनानी भाषा के डेमोक्रेशिया से बना है। डेमोक्रेशिया शब्द में डेवोस का क्या अर्थ है? डेवोस का अर्थ होता है लोग। डेमोक्रेशिया शब्द में डेवोस का क्या अर्थ है? तो लोग। डेमोक्रेशिया शब्द में क्रेशिया का क्या अर्थ है? तो क्रेशिया का अर्थ है शासन। डेमोक्रेसी का शाब्दिक अर्थ क्या है? लोगों का शासन। लोकतंत्र शासन, लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव कौन करता है? तो लोकतंत्र में जनता करती है। पाकिस्तान के किस राजनीतिक हस्ती ने 1999 में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की? तो जनरल परवेज मुशर्रफ ने। और अब तख्तो पलट करके वापिस जनरल परवेज मुशर्रफ को भाई आ रहे हैं शाहनवाज पाकिस्तान में। तो ये कड़ी तो यहां पे तो चलती रहती हैं। तो 1999 में सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई में जनरल परवेज मुशर्रफ ने सरकार बनाई थी। जनरल परवेज मुशर्रफ ने किस ऑर्डर के जरिए 2002 में पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला? लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर में क्या प्रावधान था? इस ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली को भंग कर सकता है। तो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर में प्रावधान था, इस ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली को भंग कर सकता है। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होती है? तो जनता के प्रतिनिधियों के पास होती है। लोकतंत्र किस व्यवस्था पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हो? निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित। सऊदी अरब में कब तक महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था? तो सऊदी अरब में 2015 तक महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। किस देश में अल्पसंख्यक समाज को मतदान का अधिकार नहीं था? एस्टोनिया में। एस्टोनिया में अल्पसंख्यक समाज को मतदान देने का अधिकार नहीं था। ये यूरोप में पड़ता है एस्टोनिया। किस देश की सरकार ने गूगल, याहू जैसी लोकप्रिय साइट बंद कर रखी है? चीन में गूगल और याहू जो साइटें हैं ये बंद कर रखी है। एक लोकतांत्रिक सरकार किस लक्ष्मण रेखा के भीतर काम करती है? संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकारों द्वारा खिंची लक्ष्मण रेखा के भीतर काम करती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरे से बेहतर है क्योंकि लोकतंत्र में हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर मिलता है। संविधान निर्माण। नेल्सन मंडेला किस देश से संबंधित है? तो ये दक्षिणी अफ्रीका से संबंधित है, जिसने रंग भेद नीति का विरोध किया था। दक्षिणी अफ्रीका गणराज्य कब बना? तो 26 अप्रैल 1994 में बना। मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 नेताओं ने भारत का संविधान कब लिखा? 1928 में। भारत के संविधान की रूपरेखा कांग्रेस ने किस अधिवेशन में रखी थी? तो 1931 के क्रांति अधिवेशन में। क्रांति अधिवेशन में क्या रूपरेखा रखी गई कि आजाद भारत का संविधान कैसा होगा? आजाद भारत का संविधान कैसा होगा, ये रूपरेखा क्रांति अधिवेशन 1931 में रख दी गई थी। भारतीय संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए? जुलाई 1946 में। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। वल्लभ भाई पटेल का जन्म कहां पर हुआ था? गुजरात में। अंतरिम सरकार में वल्लभ भाई पटेल किस पद पर रहे? गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री
विभाग पर रहे। गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री के पद पर रहे। आजाद भारत में वल्लभ भाई पटेल किस पद पर रहे? तो उप प्रधानमंत्री के पद पर रहे। सरोजिनी नायडू का संबंध किस राज्य से था? तो आंध्र प्रदेश से था सरोजिनी नायडू का संबंध। सरोजिनी नायडू किस राज्य की राज्यपाल रही? तो सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही थी नायडू। अब्दुल कलाम आजाद का जन्म कहाँ हुआ? तो अब्दुल कलाम आजाद का जन्म सऊदी अरब में हुआ था। भारत के पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन बने थे? अब्दुल कलाम आजाद बने थे। तमिलनाडु का वह कांग्रेस नेता था जो स्वतंत्र भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री बना था, तो वो था टीटी कृष्णामाचारी। तो टीटी कृष्णामाचारी कहाँ का था? तमिलनाडु का। राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ पर हुआ था? बिहार में हुआ था। राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार में हुआ था। तो राजेंद्र प्रसाद बिहारी बाबू थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। राजेंद्र प्रसाद ने किस सत्याग्रह में प्रमुख भागीदारी निभाई थी? चंपारण सत्याग्रह में। चंपारण सत्याग्रह में राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को निमंत्रण दिया था, बुलाया था, और गांधी जी के साथ में उसमें कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। और चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। चंपारण बिहार में है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? तो राजेंद्र प्रसाद बने थे। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो 299 सदस्य थे। भारतीय संविधान सभा ने संविधान लिखने का कार्य पूर्ण किया 26 नवंबर 1949 को पूर्ण किया था। भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। विधानसभा किन का प्रतिनिधित्व कर रही थी? तो विधानसभा भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही थी। संविधान सभा में किसका प्रभुत्व था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों का प्रभुत्व था। संविधान की प्रारूप समिति के प्रमुख कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर जी थे। संविधान सभा की कुल कितनी चर्चाएं हुई? तो कुल कितने दिन चर्चाएं हुई? तो 114 दिन। संविधान सभा की 114 दिनों की कुल चर्चाओं का विस्तार से उल्लेख किस पुस्तक में किया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट में। किसमें है? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट में किया गया है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। भीमराव अंबेडकर कौन सी पार्टी के संस्थापक रहे? रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक भीमराव अंबेडकर रहे। स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में कानून मंत्री कौन रहे? भीमराव अंबेडकर जी थे। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द को किस संविधान में जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 426 यानी 76। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एक शब्द और था अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। चुनावी राजनीति। चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांटा गया है जो कहलाते हैं निर्वाचन क्षेत्र। जहां अपने राजस्थान ने कितने निर्वाचन क्षेत्र बांटे हुए हैं? तो राजस्थान ने 200। लोकसभा के लिए देश को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है? 543 में। प्रत्येक राज्य की विधानसभा की सीटों के हिसाब से बांटा गया है। इन सीटों से निर्वाचित प्रतिनिधि क्या कहलाते हैं? तो विधानसभा का वह तो विधायक ही कहलाएगा। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो 84 सीटें आरक्षित है। एमएलए, विधायक, सांसद, इनके बारे में कक्षा 6-7 में बहुत शानदार तरीके से बताया गया है। 6, 7, 8 में तो बहुत शानदार आधार तैयार हो जाएगा राजनीति से संबंधित। उन वीडियोस को देखना चाहिए। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 47। भारत में वोट डालने का अधिकार किस आयु वर्ग के मतदाता को है? 18 वर्ष की आयु। भारत में चुनावी उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु रखी गई है 25 वर्ष। पार्टी के मनोनयन को बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है? तो टिकट कहा जाता है, टिकट। 1970 में लोकसभा चुनाव में किसने गरीबी हटाओ का नारा दिया था? इंदिरा गांधी ने। 1977 में किसने लोकसभा चुनाव में लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया? जयप्रकाश नारायण ने। 1970 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। 1977 में
लोकसभा चुनाव में लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया जयप्रकाश नारायण ने। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में किसने जमीन जोतने वालों को नारा दिया? वामपंथी दल ने। लोकसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में कितनी राशि खर्च की जा सकती है? तो 25 लाख रुपए। विधानसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में कितनी राशि चुनाव प्रचार में खर्च की जा सकती है? 10 लाख रुपए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ये जो राशि है ये घटती बढ़ती रहती है, अब नए आंकड़ों में और हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन आए तो आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, प्रश्न गलत नहीं होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसके प्रति जवाबदेही नहीं रखता? राष्ट्रपति या सरकार के प्रति। चुनाव ड्यूटी में तैनात अधिकारी किसके नियंत्रण में होते हैं? तो ये चुनाव आयोग के नियंत्रण में होते हैं। ये भारत की उद्देशिका है। चलो देखते हैं भारत का संविधान उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो इसमें देखते हैं हम भारत के लोग भारत को, तो इस उद्देशिका में 2 बार भारत शब्द आया है। कितनी बार आया? 2 बार भारत शब्द आया, 1 बार लोग शब्द आया है। ध्यान में रखना। कितने न्याय की बात कर रहा है? हमारी उद्देशिका है ये 3 न्याय की बात करता है। एक तो सामाजिक न्याय की बात करता है, एक आर्थिक न्याय की बात करता है और एक राजनीतिक न्याय की बात करता है। तो कितने न्यायों की बात करता है? 3 प्रकार के न्याय। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। किसमें? उद्देशिका में। आगे देखते हैं। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता और 2 प्रकार की समानता की बात की गई है। एक तो प्रतिष्ठा और एक अवसर की। प्राप्त करने के लिए, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। यानी मिति मार्गशीर शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। तो समता कितने प्रकार की है? एक तो प्रतिष्ठा और एक अवसर की समानता, 2 प्रकार की समता की बात की गई है। इससे पहले हमने भारत शब्द 2 बार आया है और उद्देशिका में 1 बार ही संशोधन हुआ है, जो 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े थे। तो भारतीय उद्देशिका में 1 बार परिवर्तन हुआ है। उद्देशिका में 2 बार भारत शब्द आया है, लोग 1 बार आया है, और इसके अलावा इसको अपन और डिटेल से पढ़ेंगे आगे। 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, और 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। 2 प्रकार का न्याय है, यानी समानता है। 3 प्रकार के न्याय था, 3 प्रकार का न्याय था, 2 प्रकार की समानता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। हम भारत के लोग भारत को, इनका अर्थ क्या है? हम भारत के लोग भारत को, इसका अभिप्राय है भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियमन भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है, न कि इसे किसी राजा या बाहरी आदमी ने उन्हें दिया है। तो हम भारत के लोग भारत को, इसका अभिप्राय है कि जो भारत के संविधान का निर्माण है, जो अधिनियम बनाए गए हैं, वो भारत के लोगों के द्वारा निर्वाचित नियुक्त प्रतिनिधियों के माध्यम से बनाए। प्रभुत्व संपन्न, लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति
भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती। भारत एक प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। सीधा सा मतलब यही है कि भारत के ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं है, अपने निर्णय स्वयं लेता है। पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है कि नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है। यानी देश का नागरिक कोई भी धर्म मान सकता है, लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं है। सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों को समान मानेगी, लेकिन राजधर्म कोई नहीं होगा। देश पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है देश में रहने वाले लोग किसी भी प्रकार के धर्म को, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, लेकिन सरकार किसी भी एक धर्म को आश्रय नहीं देगी, राजधर्म घोषित नहीं करेगी। वो पंथ निरपेक्ष है। समाजवादी। समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है और समाज में उसका बंटवारा समानता के साथ होना चाहिए। सरकार जमीन और उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कायदे कानून इस तरह बनाए कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम हो। वो समाजवादी है। लोकतंत्रात्मक का क्या अर्थ है? सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो और लोग अपने शासन का चुनाव करते हैं और उसे जवाबदेह बनाते हैं। यह सरकार कुछ बुनियादी नियमों के अनुरूप चलती है, वही क्या होता है? लोकतंत्रात्मक होता है। गणराज्य का क्या अर्थ होता है? शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, न कि किसी वंश या राज खानदान का। तो गणराज्य का अर्थ होता है कि शासन का जो शासन चलाने वाला प्रमुख होता है वो लोगों द्वारा निर्वाचित होता है, चुना हुआ होता है। न्याय का क्या मतलब है? नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये न्याय का अर्थ है। एक शब्द आया स्वतंत्रता, यानी नागरिक कैसे सोचें, किस तरह अपने विचारों को अभिव्यक्त करें और अपने विचारों पर किस तरह अमल करें, इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं है। यानी बोलने की, चालने की, रहने की, खाने पीने की, संगठन बनाने की, ये स्वतंत्रताएं हैं। तो नागरिक कैसे भी सोचे, किसी भी तरह अपने विचारों को अभिव्यक्त करें, ये स्वतंत्रता है। समता। 2 प्रकार की समता दी गई थी, 5 प्रकार की स्वतंत्रता थी उद्देशिका में। तो समता का मतलब क्या है? कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। पहले से चली आ रही सामाजिक असमानताओं को समाप्त होना होगा। सरकार हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें। बंधुता। बंधुता का क्या अर्थ है? हम सभी ऐसा आचरण करें जैसे कि हम एक परिवार के सदस्य हो। कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कमतर न माने, नीचा दिखाने की कोशिश न करे। बंधुता का मतलब यही है, भाईचारा। संस्थाओं का कामकाज। देश का राष्ट्र अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होता है। सरकार का प्रमुख होता है, तो सरकार का जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है। किसकी सिफारिश पर मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है? तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, निर्वाचित होता है, मनोनीत होता है। तो प्रधानमंत्री और मंत्रियों की क्या होती है? नियुक्ति होती है। संसद में राष्ट्रपति के अलावा और कौन कौन से भाग होते हैं? एक तो लोकसभा होती है और एक राज्यसभा होती है। प्रधानमंत्री को किस सदन में बहुमत का समर्थन होना आवश्यक है? तो लोकसभा में बहुमत होना आवश्यक है। भारत सरकार ने दूसरा जातीय आयोग कब गठित किया था? तो 1979 में किया था, 1979 में। दूसरे जातीय आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो बीपी मंडल को। बीपी मंडल ने क्या सिफारिश की कि सरकारी नौकरी में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की। किस पार्टी में चुनावी घोषणा पत्र में मंडल आयोग की सिफारिश लागू करने की बात कही गई? तो जनता दल ने कही थी। अन्य पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण कब लागू किया गया? तो अन्य पिछड़ा वर्ग को 13 अगस्त 1990 को
1990 को अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण है, ये लागू कर दिया गया। भारत में आरक्षण क्यों आवश्यक है? विभिन्न जातियों के बीच असमानता के कारण ही नौकरी में आरक्षण आवश्यक है और लोगों को बराबरी का मौका मिले और सरकारी नौकरियों में उचित प्रतिनिधित्व मिले, इसलिए आरक्षण की आवश्यकता है। अगर संसद में पारित किसी सरकारी निर्णय पर विवाद हो तो इसका निपटारा कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय। कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। अगर संसद में है तो सर्वोच्च न्यायालय करेगा और विधानमंडल में है तो उच्च न्यायालय करेगा। इंदिरा, साहिनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार मामला किससे संबंधित है? तो ये आरक्षण से संबंधित है। इंदिरा, साहिनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार मामला किससे संबंधित है? तो यह आरक्षण से संबंधित है। भारत में सभी नीतिगत फैसले कौन करता है? प्रधानमंत्री और कैबिनेट करती हैं। मंत्रियों द्वारा किए गए फैसले को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो नौकरशाह की होती है। नागरिकों और सरकार के बीच विवादों को अंत तक अनसुलझा जाता है सर्वोच्च न्यायालय। नागरिकों और सरकार के बीच विवादों को अंत तक अनसुलझा जाता है, यानी अंत तक कौन सुलझा देता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय सुलझाता है। देश में विधि निर्माण करने का कार्य संसद का है, इसे कहा जाता है विधायिका। सरकारी पैसे पर किसका नियंत्रण होता है? तो संसद का नियंत्रण होता है। संसद के किस सदन के सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं? तो लोकसभा के सदस्य। लोकसभा को और किस नाम से जाना जाता है? तो हाउस ऑफ पीपल या निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। राज्यसभा के प्रतिनिधियों को चुना जाता है सदन के सदस्यों द्वारा। राज्यसभा को और किस नाम से जाना जाता है? काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से जाना जाता है। राज्यसभा का क्या कार्य है? तो राज्यसभा का क्या कार्य है? विभिन्न राज्य, क्षेत्र और संघीय इकाइयों के हितों की निगरानी करना। भारत का राष्ट्रपति किस सदन का सदस्य होता है? किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। संसद के किस भाग को अपर हाउस कहा जाता है? तो राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है। संसद के किस भाग को लोअर हाउस कहा जाता है? तो लोकसभा को, यानी निम्न सदन और उच्च सदन। उच्च सदन राज्यसभा को और निम्न सदन लोकसभा को। अपर हाउस का मतलब होता है उच्च सदन और लोअर हाउस निम्न सदन। लोकसभा और राज्यसभा में सर्वोच्च अधिकार किसके पास है? लोकसभा और राज्यसभा में सर्वोच्च अधिकार किसके पास? तो राज्यसभा। किस कानून को पारित करने के लिए किन किन की आवश्यकता होती है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगर कोई कानून बनाना है तो उसके लिए लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों की आवश्यकता होगी। जैसे कोई विधेयक है, लोकसभा में आया, लोकसभा ने पारित किया, राज्यसभा में गया, राज्यसभा ने पारित किया तो किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति जैसे क्या करेंगे? हस्ताक्षर करेंगे तो वो अधिनियम बन जाएगा। अगर लोकसभा और राज्यसभा में किसी मुद्दे पर अंतिम फैसला नहीं हो पाए तो क्या किया जाएगा? तो अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति है वो संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा और दोनों का संयुक्त बैठक करवाएगा। बजट के मामले में अधिक अधिकार किसके पास है? तो ये लोकसभा के पास है। सरकार का बजट से संबंधित कोई कानून लोकसभा पारित कर दे और राज्यसभा उसे खारिज कर सकती है क्या? तो नहीं कर सकती। अगर कोई पैसे से संबंधित कोई विधेयक लोकसभा में पास हो जाए तो राज्यसभा उसे कितने दिन तक रोक सकती है? तो राज्यसभा 14 दिन तक रोक सकती है और संशोधन का सुझाव दे सकती है। मंत्रिपरिषद को नियंत्रित कौन सा सदन करता है? तो लोकसभा करता है।
प्रधानमंत्री बनने के लिए किस में बहुमत हासिल करना आवश्यक है? तो लोकसभा में। यदि लोकसभा सदस्यों को मंत्री परिषद पर विश्वास नहीं हो तो क्या होगा? प्रधानमंत्री सभी मंत्रियों के साथ पद त्याग कर देंगे। क्या राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है? नहीं लाया जा सकता। सरकार की नीतियों को कार्य रूप देने का कार्य कौन करता है? तो कार्यपालिका करती है। प्रधानमंत्री के लिए कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है अनिश्चित। जब तक लोकसभा में बहुमत है तब तक प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री किसे मंत्री बना सकता है? तो लोकसभा के सदस्यों को। प्रधानमंत्री को जो अच्छा टैलेंटेड जिस क्षेत्र में बंदा लगेगा उसको बना सकते हैं। अगर कोई मंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं है तो उसे कितने समय के भीतर लोकसभा के दोनों सदनों में से किसी एक सदन की सदस्यता लेना अनिवार्य है? तो 6 महीने के भीतर। कैबिनेट मंत्री किसे बनाया जाता है? तो वरिष्ठ नेता को। मंत्री परिषद के सिर्फ समूह को क्या कहा जाता है? तो मंत्री परिषद के सिर्फ नहीं, ये सर्वोच्च है। मंत्री परिषद के सर्वोच्च समूह को क्या कहा जाता है? तो कैबिनेट मंत्री कहा जाता है। कैबिनेट मंत्रियों की संख्या होती है 25। कौन से मंत्री विशेष रूप से आमंत्रित किए जाने पर ही कैबिनेट की मीटिंग में भाग लेते हैं? एक तो स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री और एक राज्य मंत्री होते हैं। इनको अगर आमंत्रित करेंगे तो ये कैबिनेट की मीटिंग में भाग लेंगे, अन्यथा भाग नहीं लेंगे। राज्य मंत्री होते हैं कैबिनेट मंत्रियों के सहयोगी मंत्री होते हैं। कैबिनेट में लिए गए फैसले की जिम्मेदारी होती है संपूर्ण कैबिनेट मंत्रियों की होती है। जो प्रधानमंत्री अपना पक्ष छोड़ता है तो पूरी कैबिनेट मंत्रिमंडल इस्तीफा देती है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ देता है तो पूरी जो कैबिनेट मंत्रिमंडल होती है ना, वो उनको इस्तीफा देना पड़ता है। कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। कौन सी सरकार में प्रधानमंत्री अपने विवेक से फैसले नहीं ले पाता है? तो गठबंधन की जो सरकार बनती है उसमें प्रधानमंत्री अपने विवेक से फैसले नहीं कर सकता है। भारत में कौन सा पद केवल नाम के अधिकारों का प्रयोग करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है? तो संसद सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के सदस्य मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। राष्ट्रपति के प्रमुख कार्य यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्य के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यपाल, चुनाव आयुक्त, दूसरों देशों में राजदूत आदि की क्या करता है? नियुक्ति करता है। भारतीय रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपने अधिकारों का इस्तेमाल किसकी सलाह पर करता है? तो मंत्रिमंडल की सलाह पर। क्या राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है? कह सकता है, हाँ कह सकता है। लेकिन यदि मंत्रिमंडल दोबारा प्रस्ताव को भेजे तो राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होता है। भारत में किस तरह की न्यायपालिका व्यवस्था है? तो भारत में एकीकृत व्यवस्था है। कौन सी संस्था है जो सत्ताधारी पार्टी की मर्जी के मुताबिक काम नहीं करती? तो ये न्यायपालिका है। जो सत्ताधारी पार्टी के मुताबिक काम नहीं करती है, वो अपने न्याय संगत जो अच्छा काम होता है वही करती है अपने हिसाब से। उस पर कोई दबाव नहीं होता है किसी का। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया जाता है? तो वरिष्ठ न्यायाधीश को बनाने की परंपरा है। कई बार परंपरा तोड़ी भी गई है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया आवश्यक है? तो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया आवश्यक है, तो महाभियोग चलाया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए बहुमत आवश्यक है। दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। देश में संविधान की व्याख्या का अधिकार किसके पास है? तो देश में संविधान की व्याख्या का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास है। किसने
यह आदेश दिया कि संसद संविधान के मूलभूत सिद्धांत को बदल नहीं सकती, तो सर्वोच्च न्यायालय ने, यानी ढांचा परिवर्तन नहीं कर सकती संविधान का। कौन सी संस्था है जो मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कार्य करती है? तो सर्वोच्च न्यायालय है, ये मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कार्य करते हैं। भारत का संविधान भारत के लोगों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता है? 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। एक तो समानता का अधिकार है, एक स्वतंत्रता का है, एक शोषण के विरुद्ध है, एक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, एक शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार है, एक संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। और इसी के साथ कक्षा 9th की पॉलिटिकल पूर्ण होती है। अब ओनली फॉर कक्षा 10th की पॉलिटिकल साइंस रही है, और अन्य पूरी की पूरी एनसीईआरटी कक्षा 6 से लेकर 10th तक, मतलब 10th रही है, कक्षा 6 से 9th तक। और राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 से लेकर 10th तक के वीडियो बना दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कम से कम लाइक तो बनता है। और रीड के लिए एनसीईआरटी पढ़नी ही चाहिए, चाहे आप मेरे वीडियो देखो या ना देखो। लेकिन मैं अपने वीडियो को देखने के लिए उस दृष्टि से नहीं कह रहा हूं कि आप देखो तभी काम चलेगा, नहीं, किसी का भी देखो मैटर आप, लेकिन एनसीईआरटी को जरूर पढ़ना। ओके। किसी ने क्या खूब कहा है, दुनिया में सबसे कीमती हमारा परिश्रम है और जिंदगी में सबसे अच्छा साथी हमारा आत्मविश्वास है। तो नमस्कार दोस्तों, आज ये क्लास कक्षा 10th राजनीतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है, लोकतांत्रिक राजनीतिक भाग 2। उसके महत्वपूर्ण तथ्य उठाए गए हैं जो एनसीईआरटी की तरफ से रीड के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। अगर आपको बढ़िया लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और इससे पहले अगर आपने एनसीईआरटी से संबंधित कक्षा 6 से 10th तक एनसीईआरटी और राजस्थान अध्ययन से संबंधित रीड के लिए अगर वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अभी भी आपके पास टाइम है, आप एक बार एनसीईआरटी का जबरदस्त तरीके से दोहरान कर सकते हैं। इस सुपरफास्ट सीरीज के तहत बढ़िया स्कोर बनेगा रीट में, उसके लिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। और ये एनसीईआरटी का लास्ट वीडियो है आज, और इससे पहले जो बनाए हैं वो प्ले लिस्ट में है। चलो स्टार्ट करते हैं। विश्व के कुल 193 देशों में से कितने देशों में संघीय शासन व्यवस्था है? तो 25 देशों में। विश्व के कुल 193 देश नामदर्ज है, जिनमें से 25 देशों में संघीय शासन व्यवस्था है। संघीय शासन व्यवस्था किसे कहते हैं? संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच बंट जाती हैं, उसे संघीय शासन व्यवस्था कहते हैं। संघीय शासन व्यवस्था कितने तरीकों से गठित की जा सकती है? तो संघीय शासन व्यवस्था ये 2 तरीकों से गठित की जा सकती है, जिसमें 2 या 2 से अधिक राष्ट्र मिलकर एक संघ बना सकते हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। ये यहां पर संघीय शासन व्यवस्था है। ऑस्ट्रेलिया द्वारा यहां तरीका यह है कि एक देश में आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना और फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा कर देना, जैसे भारत, स्पेन, बेल्जियम आदि। एक तरीका ये है। तो एक तरीका तो बताया गया है कि 2 या 2 से अधिक राष्ट्र मिलकर एक संघ बना लेते हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। और दूसरा तरीका यह है कि एक देश में आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना और फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा कर देना, जैसे भारत, स्पेन और बेल्जियम में ये व्यवस्था अपनाई गई है। भारत को किसका संघ कहा जाता है? तो भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है।
भारतीय संविधान में मौलिक रूप से कितने स्तरीय सरकार की व्यवस्था है? तो भारतीय संविधान में 2 स्तरीय सरकार की व्यवस्था है, राज्य सरकार और संघ सरकार। भारत में शासन का तीसरा स्तर कौन सा है? तो ये पंचायत और नगर पालिका स्तर है। तीसरा आ जाता है पंचायती स्तर। संघ सूची में कौन कौन से विषय आते हैं? संघ सूची, तो संविधान की अनुसूची 7 में 3 सूचियां दी गई है। एक तो संघ सूची है, एक राज्य सूची है और एक समवर्ती सूची है। संघ सूची पे केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची पे राज्य सरकार कानून बनाती है और समवर्ती सूची में राज्य सरकारें और केंद्र सरकार दोनों कानून बनाती है। लेकिन दोनों की टकराहट होने पर, दोनों कानूनों में टकराहट की स्थिति में केंद्र सरकार का कानून मान्य होता है। तो संघ सूची में कौन कौन से विषय आते हैं? तो संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार, मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के जो मामले होते हैं, विषय होते हैं, वो संघ सूची में आते हैं। संघ सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। राज्य सूची में कौन कौन से विषय शामिल है? राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय आते हैं। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल किसके पास है? तो राज्य सरकार के पास है। संविधान में कितनी सूचियां बनी हुई हैं? तो संविधान की अनुसूची 7 में 3 सूचियां दी गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची संविधान की किस अनुसूची में वर्णित है? तो 7वीं अनुसूची में। किस संविधान संशोधन के तहत 5 विषयों को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राज्य सूची से 5 विषयों को निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिए गए। 42वें संविधान संशोधन 1976 में कौन कौन से विषय राज्य सूची समवर्ती सूची में शामिल किए गए? तो इसमें आता है शिक्षा। शिक्षा पहले समवर्ती सूची का राज्य सूची का विषय था, इसलिए शिक्षा का अच्छी तरह से विकास नहीं हो रहा था। उसके बाद में क्या हुआ कि शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला, जिसपे केंद्र की और राज्य की दोनों की जिम्मेदारियां आ गई, इसलिए तो आज शिक्षा का ज्यादातर विकास हो गया है। पहले एनईपी 1968 आई थी, वो कारगर साबित नहीं हुई, वो फेलियर साबित हुई। क्यों? क्योंकि उसमें शिक्षा राज्य सूची का विषय थी और उसके बाद में उसे समवर्ती में डाला गया, उसके बाद में शिक्षा का विकास हुआ। तो समवर्ती सूची में 5 विषय डाले गए थे राज्य सूची से निकालकर, वो है शिक्षा, वन, नापतोल, वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण और न्याय का प्रशासन। ये 5 विषय पूछे जा सकते हैं। समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय हैं? तो समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे विषय हैं। समवर्ती सूची के विषय पर कानून कौन बनाता है? राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बनाती हैं। जब किसी समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने के विषय में केंद्र और राज्य सरकार के मध्य टकराव हो तो अंतिम रूप से किसके द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा? तो ये केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। जो विषय राज्य सूची और समवर्ती सूची में नहीं आते हैं, उस पर कानून बनाने का अधिकार किसका है? तो उसका अधिकार केंद्र सरकार का है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है? तो अनुच्छेद 371 के तहत। किन राज्यों को विशेष दर्जा मिला है? तो जम्मू कश्मीर को था पहले, वो तो हटा ही दिया गया है। उसके बाद में देखें 371 में विशेष राज्यों का दर्जा किन को मिला हुआ है? तो नागालैंड को, असम को, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। यानी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यानी जो 7 बहनें हैं पूर्व की, जो 7 पूर्व के स्टेट्स हैं, नागालैंड, असम, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, उनमें से त्रिपुरा को छोड़कर अन्य जो 6 राज्य उनको विशेष राज्यों का दर्जा दिया गया है। ऐसे स्थान जो किसी राज्य का भाग नहीं बन पाए क्या कहलाते हैं? केंद्र शासित प्रदेश कहलाते हैं। ऐसे स्थान जो किसी राज्य का भाग नहीं बन पाए
क्या कहलाते हैं? तो केंद्र शासित प्रदेश कहलाते हैं। केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता के बंटवारे के अधिकारों की व्यवस्था को बदलना हो तो कितना बहुमत आवश्यक है? दोनों सदनों में 2/3 बहुमत, इसके बाद राज्यों की विधानसभाओं से मंजूरी, यानी आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं की मंजूरी। भारत में राज्यों के किस आधार पर गठित किया गया? भारत में राज्यों को किस आधार पर गठित किया गया? तो भाषा के आधार पर। कौन से राज्य है जिनका निर्माण संस्कृति, भूगोल अथवा जातियों की विभिन्नता के आधार पर किया गया? तो वो है नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड जैसे राज्य। भारत की राज्य भाषा कौन सी है, अर्थात भारत की राजभाषा कौन सी है? तो भारत की राजभाषा हिंदी है। और भारत की राजभाषा हिंदी है और उसकी एसोसिएटेड यानी सहभाषा कौन सी है राजभाषा? तो वो सहभाषा में आती है इंग्लिश। भारत के कितने प्रतिशत लोग हिंदी बोलते हैं? तो 40%। संविधान में हिंदी के अलावा कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा मिला है? तो 21 को। संविधान में हिंदी के अलावा किया गया है, वैसे तो हिंदी सहित 22 है, तो हिंदी के अलावा कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? 21। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग कब बंद हो जाना चाहिए था? 1965 में बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक चल रहा है। गैर हिंदी भाषी प्रदेशों की क्या मांग थी? उनकी मांग थी कि अंग्रेजी भाषा को बंद न करें। भारत में गठबंधन की सरकारों का दौर कब से शुरू होता है? तो ये 1990 से गठबंधन की सरकारें बननी स्टार्ट होती हैं। उससे पहले तो कांग्रेस का एक छत्र शासन था, बीच में तंत्र में जनता दल आया था। भारत में कितनी भाषाओं को मातृभाषा के रूप में दर्जा दिया गया है? 1300 भाषाओं को मातृभाषा के रूप में दर्जा दिया गया है। किन भाषाओं को समूह बंद कर हिंदी भाषा में जोड़ दिया गया है? तो हिंदी भाषा के अंदर एक तो भोजपुरी, एक मागधी, एक बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी और राजस्थानी, यह हिंदी भाषा के अंदर सम्मिलित है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को रखा गया है? तो 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में रखे जाने के कारण इन भाषाओं को कहते हैं अनुसूचित भाषाएं कहते हैं। जिन भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है वह कहलाती हैं गैर अनुसूचित भाषा। स्थानीय स्वशासन में किन के लिए सीटें आरक्षित रखी गई हैं? तो स्थानीय जो स्वशासन है उसमें किसके लिए सीटें आरक्षित रखी गई है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जातियों के लिए। आपको कमेंट में यह बताना है कि राजस्थानी अनुसूचित भाषा है या फिर गैर अनुसूचित भाषा है। स्थानीय स्वशासन में महिलाओं को कितना आरक्षण मिला है? तो 1/3 आरक्षण मिला है, 1/3 यानी 33%। राज्य में पंचायत और नगरपालिका के चुनाव कौन सी संस्था करवाती है? तो राज्य चुनाव आयोग करवाता है। प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत होती है और ग्राम पंचायत के सदस्य चुने जाते हैं वार्ड से। ग्राम पंचायत के सदस्य क्या कहलाते हैं? पंच कहलाते हैं। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर क्या बनाया जाता है? तो पंचायत समिति बनाई जाती है कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर। और सभी पंचायत समितियों को मिलाकर क्या बनाया जाता है? तो जिला परिषद बनाई जाती है। एक जिले के अंदर जितनी भी पंचायत समितियां होती हैं उनको मिलाकर एक जिला परिषद बनाई जाती है। जिले के सांसद और विधायक किसके सदस्य होते हैं? तो जिला परिषद के पदेन सदस्य होते हैं जिले के सांसद और विधायक। विश्व की कौन से देशों में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफी ऊंचा है? स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड। तो यूरोप महाद्वीप के अंदर जो ऊपर ही ऊपर है इस तरह से फैला हुआ, एक नॉर्वे है, उसके पास में स्वीडन है, उसके पास में झीलों का देश फिनलैंड है। तो यहां पर महिलाओं की भागीदारी अधिक है, स्तर काफी अच्छा है। लोकसभा 2019 में महिला सांसदों का प्रतिशत कितना था? तो 14.36%। भारत के संविधान में किस धर्म को विशेष दर्जा दिया गया है? किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं दिया गया है क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। श्रीलंका ने किस धर्म को विशेष धर्म का दर्जा दिया है? तो बौद्ध धर्म को। श्रीलंका ने बौद्ध धर्म को राजधर्म घोषित कर दिया है। राजनीतिक दल लोगों का ऐसा संगठन जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है कहलाता है राजनीतिक दल। राजनीतिक दल कहलाता है।
जो सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है, चुनाव लड़ता है। किसी दल की पहचान कैसे की जाती है? किसी दल की पहचान उसकी नीतियों और उसके सामाजिक आधार से तय की जाती है। यानी किसी भी सरकार या दल की पहचान होती है उसकी नीतियों से और सामाजिक आधार से। राजनीतिक दल के 3 प्रमुख हिस्से कौन से होते हैं? एक तो नेता होता है, एक सक्रिय सदस्य होता है और एक समर्थक होता है। चुनाव हारने वाला दल क्या भूमिका निभाता है? तो वो विपक्ष या विरोधी पक्ष की भूमिका निभाता है। भारत में चुनाव आयोग के पास कितनी पार्टियों ने पंजीकरण करवा रखा है? 750 पार्टियों ने भारत में चुनाव आयोग के पास पंजीकरण करवा रखा है। वर्तमान में देखें तो राजनीतिक दल यानी राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल है वर्तमान में 8। किसी भी राजनीतिक पार्टी को अपना पंजीकरण कहां करवाना होता है? तो निर्वाचन आयोग में करवाना होता है। किसी भी पार्टी को अपने राज्य में राजनीतिक दल की मान्यता मिलने के लिए क्या शर्त है? अगर कोई राज्य में, एक तो सेंट्रल लेवल की पार्टी होती है, एक राज्य लेवल की पार्टी होती है। अगर राज्य लेवल की कोई राजनीतिक दल है तो उसको मान्यता के लिए क्या शर्तें होती हैं कि विधानसभा चुनाव में कुल मत का 6% मत या उससे अधिक और कम से कम 2 सीटें जीतना अनिवार्य है। विधानसभा चुनाव में कुल मत का 6% या उससे अधिक और कम से कम 2 सीटें जीतना अनिवार्य है। राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए चुनाव आयोग ने क्या शर्त रखी है? शर्त है कि लोकसभा चुनाव में कुल वोटिंग का 6% मत या इससे अधिक मत प्राप्त करना और कम से कम 4 सीटों पर जीत हासिल करना। 2017 में देश में कुल कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल थे? 2017 में 7 था, वर्तमान में 8 है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1996 को ममता बनर्जी ने की थी। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? पुष्प और तृण है। 2019 के चुनाव में ऑल इंडिया तृणमूल ने कितनी सीटें प्राप्त की थी? तो 4.07% मत और 22 सीटें प्राप्त की थी। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी? तो बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 में काशीराम के नेतृत्व में हुई थी। तो बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 में काशीराम के नेतृत्व में हुई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने कितना मत प्राप्त किया? तो 3.63% मत और 10 सीटें प्राप्त की थी। बहुजन समाज पार्टी का चुनाव प्रतीक क्या है? तो हाथ है। हाथ नहीं है, हाथी है। हाथ तो कांग्रेस का है। तो बहुजन समाज पार्टी का चुनाव प्रतीक क्या है? हाथी या मिसप्रिंट है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना भारतीय जनसंघ, जिसकी स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में की, उसे पुनर्जीवित कर 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनाई गई। 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटें प्राप्त की थी? 303 सीटें प्राप्त की थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई। भारत की सबसे पुरानी और विश्व के सबसे पुराने दलों में एक दल कौन सा है? तो वो इंडियन नेशनल कांग्रेस है। 2019 के चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती थी? तो 52 सीटें जीती। विधायक और सांसदों के दल बदल को रोकने के लिए कौन सा कानून बनाया गया? तो दल बदल कानून बनाया गया। और किस अनुसूची में, कौन सी अनुसूची है भारतीय संविधान में जो दल बदल कानून से संबंधित है? वो आप कमेंट करके बताओगे। तो दल बदल कानून क्या कहता है कि विधायक के लिए किसी दल विशेष से निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधि का उस दल को छोड़कर किसी अन्य दल में चले जाना, ये क्या है? दल बदलना है। राजनीतिक दल में महिला के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण है? तो 1/3 है, यानी 1/3 यानी 33% आरक्षण है। लोकतंत्र का परिणाम है उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन। लोकतंत्र का क्या परिणाम है? तो उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध शासन। दल बदल से संबंधित संविधान में जो अनुसूची दी गई है वो सूची है 10वीं अनुसूची है। वो किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है। तो दोस्तों इसी के साथ एनसीईआरटी कंप्लीट होती है।
अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और अगर आपने एक बार निकाल लिए तो आप एक बार और निकालिए, क्योंकि जिससे रिवीजन होगा आपका सुपर फास्ट, यानी डबल में कर गए, क्योंकि ज़्यादा ही समझ में आओ तो 3 गुना बजा लियो और बजा के बढ़िया तरीका निकाल लियो। रीट के अंदर बहुत बढ़िया स्कोर होने वाला है। और अपने दोस्तान भी शेयर करियो। अगर वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक और सब्सक्राइब तो करियो। ओके। और इसके बाद में अब रीट के पेपर के बाद में सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड से संबंधित, हिंदी से संबंधित सब्जेक्ट के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है टॉपिक वाइज वो डालने वाला हूं। आप जुड़े रहें, निश्चित रहें।